हेलो एवरीवन। ये हमारा जुलाई माह का करंट अफेयर है। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन 6 महीनों के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। जो लोग भी आगामी यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, 71st बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल 4, उसके बाद बीपीएससी की जो अन्य परीक्षाएं हैं जैसे एडीईओ, जो भी लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिनका पेट का एग्ज़ाम है, यूपी पेट का, आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। पिछली बार जो आरोग्य की परीक्षा हुई थी यूपी में, उसमें भी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न टकराए थे। चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान है? तो इसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर है 17। अब इसको ध्यान कैसे रखा जाए? तो देखिए, इसमें सांसदों और समितियों दो शब्द आ रहे हैं, ठीक है, जिनको कि संसद रत्न पुरस्कार मिला है। तो संसद और समिति को एक साथ दिया गया है पुरस्कार, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, 1 से 1 और 7 से 7। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 17। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद आईपीसी की धारा 498, बीएनएस की धारा 85 में आरोपी को कितने वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश जारी किया? तो ये है 2 महीने तक, यानी कि 2 महीने तक छूट होगी और 2 महीने के बाद ही जो है आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो इसको कैसे याद रखा जाए? तो देखिए, मैरिज में 2 पार्टीज़ होती हैं, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा 1 और 1, इस तरह से 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 मंथ। बिहार विधानसभा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन हैं? एक सेकेंड, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं कि चांसलर कौन होंगे। तो इसके चांसलर होंगे मुख्यमंत्री। अब इसको कैसे याद रखा जाए? तो देखिए, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो भाई अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सीएम सोचेंगे कि भाई क्यों ना हम इसके चांसलर बन जाएं, बीच बीच में जाके बच्चों से डायरेक्ट मिलते रहेंगे। बस ये सब दिमाग में इन चीज़ों को फिट करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ। बाकी देखिए, इसका कोई रिलेवेंस नहीं इस क्वेश्चन से, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया? तो ये एक ही ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी। आप आराम से इस प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर महिलाओं को कितने प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी? तो देखिए, अगर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति है, ठीक है, और उसकी अगर रजिस्ट्री होनी है तो महिलाओं को कितना छूट मिलेगा? तो 1% की, ठीक है। जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? तो बहुत चर्चित मुद्दा रहा है। आप सभी लोगों को इसके विषय में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कमोवेश पता ही होगा, ठीक है। तो ये संविधान का आर्टिकल 61A है। अगला प्रश्न है, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो ये है अनुच्छेद 66, जिसके तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है, ठीक है, जो कि संविधान के भाग 5 में उल्लिखित है, ठीक है। आर्टिकल 63 बताता है कि एक जो है वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत का। 64 बताता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
65 बताता है कि अगर राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रेसिडेंट अगर आकस्मिक उसका वो पद रिक्त हो जाता है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति है यानी वाइस प्रेसिडेंट, यही जो है प्रेसिडेंट के रूप में अपना काम करेगा और उसको जो भी भत्ते या जो भी अतिरिक्त लाभ मिलते हैं वो सब प्रेसिडेंट वाले मिलने लगेंगे, ना कि वाइस प्रेसिडेंट वाले। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए हैं? तो बहुत आसानी से आप लगा लेंगे कि ये बिहार है, क्योंकि बिहार में ही इस समय चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में है चुनाव बिहार में शायद। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है? अब इसमें आंसर है आपका 125 यूनिट। इसको याद कैसे किया जाए? तो देखिए 125 यूनिट में एक शब्द आ रहा है 25, ठीक है। 25 शब्द जो है मिलता जुलता है पर्ची से। आप जब भी बिजली का वो बिल वगैरह पे करते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है, एक पर्ची मिलती है, तो अब आपको उससे राहत मिल जाएगी 125 यूनिट तक। तो 25 से आप समझ लीजिएगा कि हाँ आपको ये पर्ची वगैरह नहीं कटवानी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपने दिमाग में इसको कैसे भी फिट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया? अब देखिए राज्यसभा मनोनीत किया गया है सदस्य 4 लोगों को, ठीक है। 4 लोगों का मनोनयन हुआ है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो देखिए एक है इसमें मीनाक्षी जी। देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इन लोगों का नाम ले रहा हूँ और जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। मेरा कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। बहुत मतलब एकदम प्योर माइंड से मैं सिर्फ चीज़ें आपको याद करवाने के लिए कि आप परीक्षा में प्रश्न सही कर पाएँ, इतना सा मेरा इंटेंशन है। बाकी कोई भी अदरवाइज़ इसको मत लीजिएगा। तो देखिए कोई मीनाक्षी है। मीनाक्षी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है मीन और प्लस अक्षी, मतलब मछली के समान आँखों वाला, ठीक है। तो कोई भाई खूबसूरत होगा व्यक्ति, ठीक है, जिसकी मछली के समान आँखें होंगी। इससे क्या होगा कि हर्षोल्लास से मतलब राज्यसभा भर जाएगा, सब खुश होंगे, सब आनंदित होंगे, सदा आनंद, और सब आनंदित होंगे तो भाई क्या ही उज्जवल जो है वहाँ का रह जाएगा भविष्य राज्यसभा का। अगर राज्यसभा में इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा तो फिर क्या ही उज्जवल रह जाएगा। फिर तो मतलब समझ लीजिए कि हाँ निकम्मे टाइप से थॉट हो जाएंगी लोगों की, है ना। तो चलिए ठीक है, अब आपको याद करवाते हैं। तो पहला इसमें है मीनाक्षी जैन जी, ठीक है। दूसरे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, तीसरे हैं सदानंदन मास्टर, चौथे हैं उज्जवल निकम, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से शायद आपके दिमाग में फिट रहेगा एग्ज़ाम तक। अगला प्रश्न है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह जी ने की? तो ये मीटिंग आयोजित हुई थी आपकी 10 जुलाई को, जिसको कि याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले जो बैठक आयोजित हुई थी वो पटना में आयोजित हुई थी। एक बार जो है यहाँ बिहार की राजधानी में आयोजित हो गई, तो अगली बार जो है झारखंड की राजधानी में यानी कि रांची, ठीक है। अब पूछा गया है कि जो परिषद बैठक हुई है 27वीं, तो इस बैठक में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज, ठीक है। अगर बिहार के स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आता है कि इंद्रपुरी बैराज कहाँ है, तो आप सोन नदी पर इसको ध्यान रखेंगे। जल विवाद सुलझाया गया। यह विवाद किन राज्यों के बीच था? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रांची में हुआ है तो बिहार और झारखंड के बीच में विवाद रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इन प्रश्नों को आप ध्यान से बिल्कुल देखते चलिएगा। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव त्यौहार को राज्य महोत्सव घोषित किया? देखिए सबको पता है कि जो तिलक जी थे उन्होंने ये, और ये शिवाजी, मतलब इन सारी चीज़ों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से लोगों के अंदर चेतना जगाने का कार्य, लोगों के अंदर जो राष्ट्र की भावना होती है, एक राष्ट्र की भावना धर्म के माध्यम से, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरुआत की थी इसकी। तो इसमें बहुत किसी चीज़ उसकी ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये किया कब था ये तिलक जी ने? तो ये इन्होंने किया था 1893 में, ठीक है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक एकता, राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, अपनी भाषा, अपने धर्म पर गर्व, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया है? अब ये बिहार के तो बच्चे को पता होगा 35% वाला, कि कितना इस पे जो है धरना वगैरह दिया गया था, है ना। वो दिलीप जी इसमें अगुवाई किए थे। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने जुलाई 2025 में युवा आयोग का गठन किया? ये भी आपको पता है कि जो बीपीएससी शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था पिछले साल, जो कि कई महीने चला था, तो उन्हीं सबका ये सब मतलब परिणाम है कि युवा आयोग का गठन किया गया फाइनली युवाओं की आवाज़ को सुनने के लिए। और दूसरा कारण ये है कि देखिए यहाँ पे है अभी इलेक्शन, ठीक है, तभी सरकार इतनी बड़े बड़े और अच्छे काम कर रही है। ये सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा इलेक्शन के बाद, जनवरी से फिर देखिएगा। किस राज्य में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ जिसमें 2.93 करोड़ मतदाताओं से माता पिता के दस्तावेज मांगे गए? अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिहार में ही ये होने वाला है चुनाव, तो वहीं पे सारी चीज़ें दस्तावेज और ये सब चल रहा है मामला, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार, एक सेकेंड इसको आप कर लीजिएगा, छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा की? देखिए अब इस साल तो आप समझ रहे हैं कि जुलाई का महीना आ चुका है, ठीक है, स्कूल में एडमिशन्स वगैरह भी क्लोज हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो कोई भी सरकार इतनी मूर्ख नहीं कि ऐसा फैसला ले कि हम दोबारा लोगों को परीक्षा में बैठने देंगे, रिज़ल्ट हम दोबारा प्रिंट करेंगे। तो आप सीधी सी बात अपना अगर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये अगले सत्र से लागू होगा, यानी 26-27 से, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के कितने मरीज थे? देखिए हेपेटाइटिस कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बीमारियां हैं, बिल्कुल जानलेवा बीमारी है, ठीक है। जैसे आपका HIV वगैरह है, उसी टाइप से आपका हेपेटाइटिस भी है, उसी से कुछ मिलते जुलते लक्षण होते हैं। तो अब देखिए क्या होता है ना कि कैसे भी आदमी कोशिश करता है कि 3-5 करके, जिसके पेशेंट होते हैं कैसे भी 3-5 करके हॉस्पिटल में मतलब अपना ट्रीटमेंट करवाने का, ठीक है। और ये चीज़ें सबसे बताना भी नहीं चाहते हैं कि हमें हेपेटाइटिस हो गया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि भाई देखो 3-5 करके कैसे भी किसी भी तरीके से, अब आम बोलचाल में आप लोग देखिए बोलते होंगे ना कि अरे बहुत 3-5 करना पड़ा, मतलब कोई भी काम अगर आप जुगाड़ से या किसी भी अन्य तरीके से करते हैं सामान्य तरीके से हट करके, तो उसको कहते हैं ना 3-5 करके। तो आप ऐसे याद रखिएगा 3.5 करोड़ हेपेटाइटिस जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे याद रखिएगा 3.5 करोड़, ठीक है। HIV एड्स के बढ़ते मामले की वजह से किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स जांच अनिवार्य करने का नया कानून बनाने की प्रक्रिया का ऐलान किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स क्या करते हैं कि जो उसके ऊपर का जो आसमान होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उनको छिपाने का कार्य करते हैं। तो वैसे ही कोई एक ऐसा राज्य है जो इस फैक्ट को छुपाने का प्रयास करेगा कि किसी को भाई HIV वगैरह है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो भी इस फैक्ट को छिपाएगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बादलों जैसा आता है? तो वो है मेघ, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर मेघालय। मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका इनमें से किसने विकसित किया है? तो देखिए जो मलेरिया है वो जनरली मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो आप जब मच्छर को देखते हैं सबसे पहले, भाई मान लीजिए कि आपने रूम में मॉर्टिन वगैरह जला रखा है या ऑल आउट गुड नाइट कुछ भी आपने जला रखा है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि IC, मतलब मैंने अभी कोई मच्छर देखा। मच्छर को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं MR, मच्छर को MR लिखा जा सकता है। तो ये देखिए IC मतलब मैंने देखा मच्छर, ठीक है। अब फिर आप बोलेंगे अरे रे रे मार 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 मार, तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा IC MR और, ठीक है। तो ICMR है और RMRC है। देखिए मुझे कोई शौक़ नहीं है ये सब ट्रिक्स बनाने का, जिसे ये फिजूल लग रहा हो उसके लिए कोई बात नहीं, जिन्हें ठीक लग रहा हो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप बेसिकली क्या है ना कि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे ये बेवकूफ़ी भरे काम करने पड़ रहे हैं।
तो खैर कोई बात नहीं, जिन्हें ठीक लगता है उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं सही लगता है वो सीधे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देख के आगे बढ़ जाएं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम पूछा गया है, आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तैयार किया है और इसका नाम पूछा है। तो देखिए मैं आपको इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो इसको कर लीजिए, एडफाल्सी वैक्स। देखिए जो वैक्स है ये तो वैक्सीन के लिए है, ठीक है, इसमें तो आपको कुछ भी याद आने से रहा, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको याद आने से रहा। इसमें एक शब्द आ रहा है फल, ठीक है, और ऐड, मतलब ऐड हुआ। तो देखिए जैसे आयुर्वेद वगैरह के बारे में जब आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे, कभी आपने कुछ सुना होगा, सोचा होगा, तो आप एक चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी कि जो आयुर्वेद वाले हैं वो हमेशा आपको कहते हैं कि आप जो है फल ज़रूर ऐड करिए अपनी डाइट में, ठीक है, आप अपनी डाइट में ऐड करिए क्या? फल, ठीक है। अगर आप फल वगैरह ऐड कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम, आपकी आधी 70% प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ऐसे याद रखना कि ICMR ने जो मलेरिया का टीका जो बनाया है उसमें ये कहा है कि आप पहले तो इसमें ऐड करिए फल, तो एडफाल्सी वैक्स, ठीक है। अभी इसको PDF में मैं सही से टाइप करवा के अभी अपलोड करवा दूंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त किया है? तो देखिए ट्रैकोमा में एक वर्ड आ रहा है ट्रैक, और ट्रैक से मुक्त कब हो जाएगा इंसान, मतलब ट्रैक कब मुक्त हो जाएगा? अगर मान लो कि ट्रैक गल गया, टूट गया, ठीक है, या मान लो कि बहुत बरसात हुई और बरसात से धीरे धीरे गल गया, ठीक है, टूटने के बाद क्या होगा? फाइनली गलेगा, गल के ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ट्रैकोमा से अगर आएगा तो आप याद रखिएगा गल से सेनेगल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2023 में 0.11 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 0.6। अब शून्य खुराक का मतलब होता है वो बच्चे हैं जिन तक नियमित टीकाकरण सेवाओं की या तो पहुंच नहीं है या फिर जिनका कभी भी टीकाकरण हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो शून्य खुराक का मतलब अब आप समझ गए होंगे, और इसमें जो है घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 0.06। याद कैसे रखा जाए? आप बोलेंगे ना कि जैसे मान लीजिए कि कहीं जो है टीकाकरण नहीं हुआ है बच्चों का, या पहले टीके की खुराक नहीं पहुंची, तो आप बोलेंगे ना कि छी 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 छी, मतलब कैसे लोग हैं, कितने बुरे से लोग हैं, ठीक है। तो मतलब आप उनको 0 मार्क देंगे, 0 मार्क देंगे और आप उनसे बोलेंगे छी 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 छी। तो आप इसको बस ऐसे याद रखना, आपकी परीक्षा होगी तो ये चीज़ आपके दिमाग में ऐसे ही आएगी। और चलिए देखते हैं, अभी तो BPSC से पहले एक 10 तारीख को पेपर है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है, यह किस अंग की बीमारी है? तो देखिए जब ट्रैक करने की बात आती है, ठीक है, जब आप किसी को ट्रैक करते हो या किसी ट्रैक से आप आते हो जाते हो, कोई भी चीज़ अगर ट्रैक से रिलेटेड होती है तो आप सबसे पहले तो उसमें अपनी आंखों से देखते हो उस ट्रैक को या उस चीज़ को, है ना। तो जो ट्रैकोमा है वो नेत्र से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति का नाम बताइए? तो इनका है नाम है प्रोफेसर उमा कांजी लाल। तो अब आप इसको ऐसे याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि ये इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं, तो इन्होंने इस प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने एक इतिहास रच दिया है, ठीक है भाई, पहली महिला हैं। तो देखिए मेरे पास की कोई ट्रिक नहीं, आप ऐसे इसको याद रखिएगा, उमा कांजीलाल, ठीक है।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हुए हैं अजय सेठ। इसको याद कैसे किया जाए? तो देखिए, बीमा नियामक में एक वर्ड आ रहा है, बीमा होता है इंग्लिश इंश्योरेंस, और नियामक का मतलब होता है रेगुलेटरी, ठीक है, जो रेगुलेशन करे, ठीक है। तो इंश्योरेंस आपको कौन इंश्योर कर सकता है भाई? इंश्योर वही इंसान कर सकता है जिसके पास पैसे वगैरह हो, जो आपको ज़रूरत पड़ने पे पैसे वगैरह दे पाए, ठीक है। तो कोई सेठ आदमी होना चाहिए। और रेगुलेशन कौन आदमी कर सकता है? देखिए, कोई सामान्य आदमी नहीं रेगुलेट कर पाएगा। आदमी बोलेगा कि यार हटो, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूँ, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूँ, ठीक है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति होगा जो अजेय हो, मतलब जिससे कोई जीत ना पाए, तो वो सबको रेगुलेट कर सकता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, अजय सेठ। केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है अटल और दूसरा वर्ड आ रहा है इनोवेशन, ठीक है। देखिए, जब आप कोई भी इनोवेशन वगैरह करने की शुरुआत करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो सबसे पहले आप एक दीप जलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई इनोवेशन हो या कुछ भी, आप सबसे पहले एक दीप जलाते हैं किसी चीज़ का, उसका कोई शुरुआत करने का, उद्घाटन करने का, ठीक है। तो देखिए, आप दीप जला के बगल में आप रखेंगे, तभी आप कोई इनोवेशन वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए लाइट वाइट चली गई, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अगर आपने दीप जला के रखा है बगल में, तो आप इनोवेशन वगैरह जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे, और आप जो अपना आपका मिशन होगा उसको आप पक्का प्राप्त कर लेंगे। गिफ्ट सिटी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मंगाना होता है, मान लीजिए बर्थडे में जाना है, तो कोई बाहर है, तो आप घर का कोई सदस्य होगा बाहर, आप उसको कॉल करके बोलेंगे कि भाई देखिए पड़ोसी के घर में बर्थडे है, तो आप इस बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट वगैरह जो है ले आइए। तो आप कॉल करके बुलाते हैं ना, तो देखिए संजय कॉल। और ये सर नेम्स ज़रूर याद रखिएगा। बीपीएससी की बहुत गंदी आदत है कि क्या करेगा, संजय कुमार कर देगा, ठीक है, और कुछ भी मतलब सर नेम चेंज कर देगा मिलता जुलता। भारत निर्वाचन आयोग ने किन दो कलाकारों को बिहार के लिए सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन आइकन नियुक्त किया है? तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किया है, वो भी बिहार के लिए नियुक्त किया है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वोटर्स को एजुकेशन देना है या सिस्टमैटिक वोटिंग करवानी है, तो कहीं ना कहीं इतनी पॉपुलेशन है बिहार की कि अगर आप सिर्फ एक टाइम काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम होता है, 1 से 2 महीने का समय बचा है इलेक्शन में, ठीक। तो एक काम हमें करना पड़ेगा कि देखिए, हम रात में भी काम करें और दिन में भी काम करें। दिन में तो आपको प्रकाश मिल जाता है, और रात में क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो देखिए, नीतू चंद्रा, यानी ये रात में चंद्रमा, जो चंद्रमा जी हैं उनका काम रात में है, और जो ये प्रकाश जी हैं इनका काम दिन में है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, दिन और रात का जोड़ बना के। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, चिकित्सा में क्या होता है ना, कि जो योग्य व्यक्ति हो, जो कुलीन व्यक्ति हो, जो श्रेष्ठ हो, उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप मान लीजिए कि किसी रिजर्वेशन वाले को बिठा देंगे किसी हॉस्पिटल में चिकित्सा वगैरह करने में, तो वो क्या करेगा, वो पेशेंट की तबीयत उससे बिगड़ जाएगी, पेशेंट का सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। अभिजात जो शब्द है, इसका मतलब ये होता है योग्य कुलीन व्यक्ति, ठीक है। अभिजात मतलब जिसकी जात जो है अच्छी हो, जो कुलीन हो, यानी जिसको किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत ना हो। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, चिकित्सा आयोग में अभिजात सेठ, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? देखिए, ये रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है। रेलवे सुरक्षा में आपने देखा होगा कि लोग जब सो जाते हैं तो चोरी हो जाता है, कभी उनका फ़ोन, कभी उनका बैग, कभी उनके शूज़ और दुनिया तमाम की चीज़ें। तो देखिए, अब कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सोए ना। अगर सोएगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर फिर बाकी वो सबसे बोलेगा कि भाई आपको अगर सोना है तो आप सो लो। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, सोना सोनाली मिश्र, सोना सोनाली मिश्र, ओके। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है। तो देखिए, गृह सचिव हर घर में, देखिए इनकी पूजा होती है, गोविंद की, मोहन की, कृष्ण जी की, इनके तो अनेक नाम हैं, ठीक है। तो गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने क्या कार्यकाल बढ़ा दिया है, बल्कि इन्होंने केंद्र सरकार का कार्यकाल बढ़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम देखिए, इनका नाम है गोविंद, समझ गए।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, देखिए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, जो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है ये। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर कोई बनाएगा तो कोई भी इंसान उससे, मतलब प्रिया का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो सुंदर हो, जो प्रिय हो, ठीक है। तो आप जैसे कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट कोई यूज़ करेगा तो आप बोलोगे ना अपने यार से कि प्रिय है ना यार, प्रिय है ना यार, मतलब सुंदर है ना यार। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। टेक कंपनी एप्पल के नए सीईओ का नाम बताइए। तो एक आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि जो सेब है, यानी एप्पल मतलब सेब, तो सेब के लिए आप क्या कहते हैं कि मतलब सभी को खाने को दो, मतलब सेब तो सभी को चाहिए खाने को, तो सभी खान मतलब सभी को खाने के लिए चाहिए ना सेब। रॉ का नया प्रमुख पराग जैन, जिन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा प्लान बनाया था। पिछले वीडियो में इनके बारे में आपको मैंने पर्याप्त जानकारी दी है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति होता है तो जासूसी करता है, मान लीजिए कि किसी को पसंद करता है तो उसको पराग समझ के और भौरे जैसी उसकी जासूसी करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। तो आईसीसी के नए जो चेयरमैन हैं, तो देखिए ये बात आपको पता होगी कि क्रिकेट वगैरह में भी बहुत बायसनेस होती है, ठीक है। जो अमित शाह जी के बेटे हैं, आप देख रहे हो कि कैसी कैसी पोस्ट को वो होल्ड कर रहे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा टैलेंट का वो नहीं रह गया है, अब संयोग से और गुप्त फैसले लिए जाते हैं। संयोग कैसा कि भाई देखिए जो मजबूत व्यक्ति है, भाई ये संयोग की बात है कि आपको कोई अच्छा पद मिल जाए, आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच के और आपके लोगों से अच्छे टर्म्स बन जाए, ये सब संयोग की बात है, ठीक है। आपका मेहनत जो है, जो आपकी मेहनत है वो तो है, और उसके साथ साथ आपका भाग्य प्रबल होना चाहिए। और गुप्त तरीके से फैसले ले लिए जाते हैं किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो आईसीसी के जो नए कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है संयोग गुप्ता, ठीक। सीबीडीटी के नए चेयरमैन का नाम बताइए जिनका कार्यकाल, तो ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। इसको ऐसे याद रखिए कि देखिए अगर आप देखा जाए प्रत्यक्ष कर, तो अगर प्रत्यक्ष हमें कोई चीज़ मिलती है तो वो जो रवि यानी कि जो सूर्य देवता हैं, तो उनका प्रकाश जो है वही हमें एक प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। बाकी कोई भी आप किसी भी आपको देवता के साक्षात आपको दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना है, ठीक है, प्रत्यक्ष आपको देखना है, तो आप जो रवि देव हैं आप उनको देख सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष आपको जो है देखना है, अगर रवि देवता को देखना है तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोस में कवर करवाया है, चित्र के साथ कवर करवाया है। पूछा गया है कि काम चटका प्रायद्वीप के पास जुलाई 2025 में 8.8 तीव्रता का भूकंप आ गया है। और पूछा गया है कि ये कहाँ पर भूकंप आया जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई, तो ये कहाँ पे है। देखिए अब आपको एक बात बताते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई मिट्टी ली अच्छी सी, उसको आपने बढ़िया मिलाया विलाया अच्छे से सब सेट वेट किया, और उसके बाद आपने वो बीच से ऐसे चटक गया, ठीक है। आपने कोई काम अच्छा से करने का सोचा और आपने मिट्टी उट्टी ली, लेकिन वो बीच में से चिटक गया। चिटकने का मतलब समझते हैं ना, कोई चीज़ टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो लोग क्या करेंगे, लोग आपसे रूठ जाएंगे। जो आपके कस्टमर्स होंगे जिन्होंने आपको पहले से ऑर्डर वगैरह दिया होगा, वो आपसे रूठ जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे कि यार क्या मतलब है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, काम चटका प्रायद्वीप यानी कि रूस। किस भारतीय द्वीप समूह के पास 29 जुलाई को समुद्र में 6.3 और 6.5 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया। बिल्कुल भी नहीं याद करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो इंडोनेशिया हो गया, या ये भी जो प्रशांत वाली जो पेटी है इस तरफ की, भारत के पूर्वी हिस्से में, भाई भारत के जो भारतीय द्वीप समूह की बात हो रही, तो भारत के जो भी द्वीप समूह हैं जो ज़्यादा हैं वो इधर हैं पश्चिम में, लेकिन पूरब में यही अंडमान निकोबार है मुख्य, ठीक है। और आपको पता है कि जो पूर्वी भाग है वहीं पे जो है वो जो प्रशांत वाली पेटी है, इंडोनेशिया, ये वो जो सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भूकंप वाला जो जोन है। तो आप सीधे सीधे बिल्कुल इसको अपने सामान्य ज्ञान के आधार पे, जो आपको भूगोल का सामान्य ज्ञान है उसके आधार पर आप उत्तर लगा सकते हैं, अंडमान निकोबार। बांदीपुर और कार्बेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन है। तो देखिए बाघ घनत्व टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, एक सेकेंड, अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया है।
तो ये बाघ घनत्व की बात हो रही है। अब अगर आपको बाघ का घनत्व बढ़ाना है कहीं पर, तो एक तो जो इको फ्रेंडली तरीके हैं आप उनसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टेंट कोई चीज़ करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे कि बाघों को कहीं पे आप बंदी बना लेंगे। बंदी क्यों बना लेंगे? आप बंदी बना लेंगे तो कोई शिकारी वगैरह नहीं आ पाएगा, ठीक है। शिकारी क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आप अपनी कार पे बैठ के वेट करेंगे, इनको बंदी बना के कार पे बैठ के वेट करेंगे। आप जब इनको बंदी बना लेंगे तो वहाँ पे आप इनके खाने पीने और बाकी जो अन्य इनके लिए जो मतलब जो उत्तम मतलब व्यवस्था हो सकती है इनके अनुसार, इनके पर्यावरण में पर्यावरणीय जो भी मतलब इनके लिए उत्तम व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो आप वैसा कुछ इनके लिए इंतज़ाम कर देंगे, ठीक है। तो इनको इनके हिसाब से एनवायरनमेंट्स मिल सके, इनके हिसाब से इनका इकोसिस्टम तैयार हो सके पूरा। फिर आप क्या करेंगे? फाइनली बंदी बना लिया, कार से आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि जो भी मतलब बेकार लोग आते हैं, ठीक है, जो कि रंगे हुए बाघों को काउंट करते हैं, ठीक है। आप वैसे लोगों को पकड़ेंगे पहले, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, घनत्व इसका बढ़ाना है ना टाइगर रिजर्व का। तो जो लोग भी ऐसे रंगे हुए बाघों को काउंट करके और फालतू में गलत डेटा देते हैं तो आप उन लोगों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि आप बंदी बनाएंगे, फिर आप कार पे बैठ के वेट करेंगे कि जो लोग भी मतलब रंगे हुए बाघों को आके काउंट करते हैं, आप पहले तो उनकी वो करिए, ठीक है। तभी तो आप नेचुरली इनकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन उसको बढ़ा पाएंगे ना। बिहार सरकार ने, एक सेकंड दीजिए मुझे। बिहार सरकार ने कमलाधार, जीवछ कमला, मरनी कमला, पुरानी कमला को पुनर्जीवित करने के लिए 265 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कमला की सहायक नदियां हैं। देखिए सब में कमला कमला आ रहा है, तो आप मतलब कॉमन सेंस अपना लगा के और सही उत्तर आप लगा सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो चुके हैं? देखिए अगर वेटलैंड ख़त्म हो रहे हैं, ठीक, अगर वेटलैंड ख़त्म हो रहे हैं तो इसमें कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो रही, गड़बड़ हो रही, कोई रिश्ता टूट रहा है, तो आप एक लाइन ज़रूर आप बोलते हैं हर जगह पे कि यार देखो अगर कोई भी चीज़ ख़त्म या बेकार हुई है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसमें मतलब दोनों पक्षों की गलती रही होगी, ठीक है। तो जो ट्राइब्स हैं, या मान लीजिए चलिए ठीक है ट्राइब्स का ये भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, ट्राइब्स हैं तो कुछ गलतियां उनकी भी होती हैं और जो गवर्नमेंट है कुछ गलतियां उनकी भी होती हैं। देखो दोनों, इनमें से दोनों लोग पूरी तरह से सही नहीं हैं। गवर्नमेंट के कुछ अपने पक्ष होते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के तो आप गवर्नमेंट का जो पक्ष है उसको लिखते हैं और कभी कभी जो ट्राइब्स का पक्ष है उसको आप लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आर्द्रभूमियाँ खत्म हुई हैं, वेटलैंड्स खत्म हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की गलती होगी। एक हाथ से, एक ताली से याद रखिएगा 41 करोड़ हेक्टेयर। भारी बारिश के कारण जुलाई 2025 में राजस्थान में बाढ़ के हालात बन गए। अब वहाँ मानसून सीजन शुरू होने के बाद सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक बारिश हुई? तो देखिए कहीं अगर अधिक बारिश हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान जी हैं वो कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं कि भाई थोड़ा आप सुधर जाइए, नहीं तो हम इस चीज़ को और ज़्यादा गड़बड़ कर देंगे। तो इन्होंने बताया कि देखिए हम आपको 2026 तक का समय दे रहे हैं, आप सुधर जाइए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अभी आज की बात है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे कुछ घंटे पहले अभी वहाँ पे कैलाश में ग्लेशियर टूट गया है। अभी थोड़ी देर बाद या कल सुबह हुआ तक आप लोग देखेंगे न्यूज़ में। तो भगवान ने क्या किया है कि 2026 तक का टाइम दिया है। तो सामान्य जो होता है वो 100 होता है, अब इसमें 26 और जोड़ दो तो 126% वर्षा हुई है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 75 जिलों में कम से कम एक छोटी नदी के पुनरुद्धार पर काम करना शुरू किया है? अगर हर जिले में, 75 जिले वैसे यूपी में हैं, लेकिन इसको याद कैसे किया जाए? भाई 75 जिले जो यूपी वाला है उसको तो पता होगा, लेकिन जो बाहरी आदमी उसको तो नहीं पता होगा। तो कम से कम एक छोटी नदी के पुनरुद्धार पर काम करने की बात हुई है। अगर एक छोटी नदी का पुनरुद्धार हो जाएगा
तो कम से कम आप प्रदेश में सबको उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, आप प्रदेश में सबको उत्तर दे पाएंगे कि देखिए, लोग कहेंगे ना कि भाई आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिला है। तो जल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बच्चा होता है, छोटा सा इन्फेंट होता है, बहुत छोटा बेबी होता है, और उससे लेकर के जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है जाके 80 साल 70 साल 85 साल, उस हर व्यक्ति को जो है इससे लाभ मिलता है। तो आप सीधे सीधे इसको उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई? देखिए, अरावली हिल्स बेसिकली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, है ना, इन राज्यों में है। देखो यार, राजस्थान क्या है, यहाँ इतना शुष्क है कि यहाँ पे जंगल सफारी बनना इतना आसान नहीं है, यहाँ जंगल बनना इतना आसान नहीं है। दूसरे उस पर देखा जाए दिल्ली, तो दिल्ली यार इतनी जगह ही नहीं है दिल्ली में। आपको पता है कि एनसीआर और ये सब कितनी चीज़ें शामिल करके तब तो दिल्ली एनसीआर बनाया गया, क्योंकि दिल्ली इतना छोटा सा है। तो दिल्ली में ऑलरेडी जगह नहीं बची हुई है, फिर इतनी वहाँ पे पोल्यूशन है। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बारिश भी होती है, ठीक है, और जगह भी पर्याप्त है, और मतलब इस तरीके से आप देखेंगे हरियाणा आपका आंसर हो जाएगा। और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली क्यों? क्योंकि देखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो जिन राज्यों में होंगी आप उन्हीं के बारे में तो सोचेंगे। अरावली का जिक्र आप बिहार में थोड़ी करेंगे ऑप्शन देके, है ना। किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 में एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधों का नया कीर्तिमान बनाया है? तो इतने पौधे कोई ऐसा राज्य लगा सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो? दूसरी चीज़, जिसको उत्तर देना हो सबको कि देखिए हमने काम क्या क्या किया है, और वृक्षारोपण, सबसे ज़्यादा दिए जलाना, ये सारे काम यूपी में ही होते हैं। हर बार की बात है, हर बार जो रिकॉर्ड बनता है पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014 में 32% था और 25 में कितना हो गया है? यानी कि 10 साल पूरे हो गए। 2014 से 2024 10 साल पूरे हो गए। तो पूछा गया है कि कितना हो गया है हिस्सा। तो देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो हमें सन से मिलती है। सन कहाँ होता है? ऊंचाई पे होता है। ऊंचाई से ऊंचा 49%, याद रख लेना, काम हो जाएगा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में घोषित किया गया है? तो जो बटरफ्लाई सेंचुरी है ये केरल में घोषित किया गया है, कन्नूर में। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 में अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? अब देखिए ध्यान से इसको सुनिएगा। जो 2025 का वर्ष है, ठीक, इसके तो अभी आंकड़े पूरे आए ही नहीं हैं, इसके अभी आंकड़े पूरे आए नहीं हैं। तो अब ये समझिए कि इसके आंकड़े तो जब नहीं आए हैं अभी, तो सीधी सी बात है कि जो इससे पहले का वर्ष होगा उन्हीं के आंकड़ों को हम सही मानेंगे। तो ये आप 2024 आप याद रखना बहुत आराम से, बिल्कुल। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने कुछ सैन्य इकाइयों का ऐलान किया है। अब पूछा गया है कि इनका क्या क्या नाम रखा गया है। पहले तो हम ये जान लें कि कारगिल दिवस कब होता है। तो कारगिल दिवस होता है हमारा 26 जुलाई को। याद कैसे किया जाए? देखिए, कारगिल का जो युद्ध हुआ था वहाँ से भारत की जो छवि है वो बदल गई थी यार, विश्व में, एशिया में, है ना। अब इसको कैसे याद किया जाए? इसको ऐसे याद किया जाए कि पहला देखिए, ये जो हमारा पहला है वो है रुद्र ब्रिगेड, दूसरा है शक्ति बाण आर्टिलरी रेजिमेंट, तीसरा है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भाई नई नई सैन्य इकाइयों का ऐलान हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रुद्र ब्रिगेड है, यहाँ पे एक स्थान पर पैदल सेना होगी, मशीनीकृत जो पैदल सेना होगी वो होगी, जो बख्तरबंद इकाइयाँ होती हैं वो होंगी, तोपखाने होंगे, कुछ स्पेशल फोर्सेस होंगे, और कुछ जो है मानव रहित भी हवाई इकाइयाँ होंगी, जो रुद्र ब्रिगेड है। ठीक है, अब आप रुद्र से ऐसे याद रखिएगा, जो रुद्र है ये भाई भगवान शिव के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो आप इसको याद रखिएगा मानव रहित। ठीक है भाई, जहाँ शिव हैं, अब शिव जी मानव थोड़ी हैं, शिव जी तो भगवान हैं।
फिर ये क्या करेगी, ये सेना को मतलब साजो सामान और जो रसद है, खाने पीने की चीज़ें या जो भी युद्ध संबंधी सहायता है वो प्रदान करेगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो शक्ति बाण देखिए इसमें क्या है ना, जो ड्रोन्स वगैरह होंगे उससे रिलेटेड ये काम को देखेंगी। और जो ये है भैरव लाइट कमांडो, तो ये बॉर्डर सीमा पे रह के और हमेशा दुश्मनों का सामना करेंगे। भारतीय सेना को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की खेप जुलाई 2025 में मिली। इसे किस कंपनी ने बनाया है, तो इसे बनाया है बोइंग ने। अपाचे आपको पता है कि हाँ बोइंग कंपनी अमेरिका की है, जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो भी वहाँ से आता है। तकनीक की खराबी की वजह से ब्रिटिश रॉयल नेवी के लड़ाकू विमान F-35B को किस भारतीय एयरपोर्ट पर 1 महीने के लिए मतलब फंसा रहा और वहीं पे ये रखा रहा, जिसकी हमने 22 जुलाई को वापसी की। तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है केरल का, यहीं पे इसकी वापसी हुई है। और आपको ये बात आप ऐसे याद रखिएगा कि जो ये ब्रिटिश रॉयल नेवी आज जो इतने टशन में है, आप सोचिए एक समय यहीं पे आए थे लोग पहली बार केरल में ही। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स थे पहली बार जो भी मतलब यूरोपियन कंपनीज थी सबसे पहले यहीं केरल में ही आई थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको रिलेट करके। इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में से आखिरी जहाज 21 जुलाई को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये एंटी सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन मानी कि जो पानी के अंदर रहता है, एंटी सबमरीन। ठीक है, अब ये वॉरफेयर में आखिरी जहाज़ है। आखिरी जहाज़ है तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मतलब फेल ना हो यार, जो किसी कोई मतलब उसको पराजित ना कर सके। तो अजय नाम है इसका। ठीक है, आखिरी से आप याद रखना कि आखिरी कोई चीज़ अगर हम भेज रहे हैं तो उसी को हम भेजेंगे जो किसी से मतलब पराजित ना हो, ताकि भाई देश का मान सम्मान बना रहे। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार किसने बनाया है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने। अब इसको याद कैसे रखा जाए, निस्तार का मतलब होता है निस्तारण करना, यानी कि कोई मामला रफा दफा करना, कोई बात ख़त्म करना। निस्तारण अगर करना है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जनरली, कह रहे यार पटा के बात ख़त्म करो, जाके बात करो उनको पटा के। जैसे भी कोई सीनियर हो या कोई भी हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, तो हम कोई चीज़ निस्तारण करना होता है तो हम सोचते हैं यार कि बातचीत प्यार से करके पटा के और उनसे रिक्वेस्ट करके और उस चीज़ को रफा दफा करो। तो उसमें आप ऐसे याद रखिएगा, विशाखापट्टनम को आप पट्टनम कर लीजिएगा। ठीक है, पट्टनम, तो यानी कि आप कोई चीज़ अगर आपको निस्तारण करना है तो आप सोचेंगे कि मतलब पटा वटा के किसी तरीके से ख़त्म करें। भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जुलाई 2025 में किया है। तो देखिए इसका नाम है आकाश प्राइम। इसका नाम है आकाश प्राइम। तो ये क्या है कि ये लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है भाई, लद्दाख ही ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी ऊंचाई हमें मिल सकती है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी चीज़ें हैं तो हमें पता है कि हमें हाइट की ज़रूरत होगी, है ना। और इसका बेसिकली जो हम इसको बना रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ये एयर डिफेंस सिस्टम, तो बेसिकली ये जो हिमालय जैसे जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं उन्हीं के लिए इसको बनाया जाता है। और इसीलिए देखिए इसका नाम भी रखा गया है आकाश, और आकाश में भी प्राइम। ठीक, आकाश यानी ऊंचा स्थान और प्राइम मतलब आप समझ ही रहे हैं कोई चीज़ जो मतलब बिल्कुल अपने उच्चतम मतलब उस पर हो अपने। ठीक है, भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। तो सीधे से आप पहुंच जाएंगे, अमरनाथ यात्रा शिव जी से संबंधित है। लड़ाकू विमान जगुआर राजस्थान के चास में क्रैश कर गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई है। और यह विमान किस देश की कंपनी सिपकैट द्वारा निर्मित है। इसको कर लीजिए सिपकैट। तो अब आप देखिए भाई, कोई जगुआर विमान है जो कि क्रैश कर गया है, तो सीधी सी बात है क्रैश कर गया है। और तो इन लोगों ने हम लोगों को फंसा के किसी तरीके से और ट्रेनिंग वेनिंग दे के कि हाँ भाई ये अच्छा चलेगा, जगुआर ये है वो है, तो हमें इन लोगों ने किसी तरीके से फंसा के हम लोगों को ट्रेनिंग दे के और हम लोगों को दे दिया, है ना। और
ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमारे जो है 2 पायलट इसमें मारे गए। ठीक है, ये है सिपकैट, याद रखना, फ्रांस और ब्रिटेन। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है। देखिए, बात हो रही है यहाँ नौसेना, यानी कि जल की बात हो रही है, और उसमें भी जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो महिला हैं उनकी बात हो रही है। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें पहली बात तो आपकी आस्था होनी चाहिए। देखिए, विश्वास और आस्था में फ़र्क होता है। विश्वास का मतलब वो होता है जो आप देख रहे हैं उस पर विश्वास करना। आस्था मतलब जो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं उस पर विश्वास करना। आस्था होता है कहीं ना कहीं अंधविश्वास के निकट। ठीक, अब आपको आस्था है अपने काम में और आप पुनः 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 प्रयास करेंगे, तब आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनका क्या नाम है, आस्था पुनिया। भाई, इनका नाम ही आस्था पुनिया है। किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल जुलाई 2025 इंडियन नेवी में शामिल हुआ। तो इसका नाम है ये निर्मित हुआ है रूस के द्वारा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे याद रखिएगा, तमाल में एक वर्ड आ रहा है माल, तो आप देखते होंगे जो मतलब मालगाड़ी वगैरह या माल वाल कोई लूट लेते हैं, जो लुटेरे वगैरह होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे भाई बहुत सारे लोग हैं जो रुष्ट हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे याद रखिएगा जिस तरीके से आपको याद रह जाए, बस परीक्षा में गलत मत करिएगा। किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेबर के 11वें संस्करण में भारत सहित 19 देशों के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया है। तो देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है मन और सेब। तो देखिए, सेब खाने का मन आप कब करेगा आपका, जब आप जो है सेब कहीं देख लेंगे ट्रे में कटा हुआ रखा हुआ। ट्रे से आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित हुआ। अब देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र इसमें मुख्य है जो शब्द है। इसमें हमें देखना है कि जो कुरुक्षेत्र है उसको लेकर के, बोल्ड का मतलब होता है साहसी या कोई साहस से रिलेटेड कोई चीज़ हो। तो अगर जैसे आपने रामधारी सिंह दिनकर की एक वो है रश्मि रथी, उसमें भी ऐसी ही चीज़ें बताई गई हैं कुरुक्षेत्र को लेकर के। तो अगर आप सिंग कर करके कोई चीज़ बताएं कुरुक्षेत्र के साहस के बारे में, जैसे जब आप महाभारत देखते हैं तो आपने उसमें देखा भी होगा कि जब पीछे से बैकग्राउंड में गाने वाने बजते हैं तो आपको मन में अलग तरंगे उठती हैं, अलग फील आता है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र की अगर बात आएगी तो आप याद रखिएगा कि कोई अगर सिंग कर करके आपको सुना देता गा के, तो आपको मज़ा आ जाता। सिंग से आप याद रखिएगा सिंगापुर। भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के तटरक्षक बल के साथ शुरू हुआ अभियान JA माता का समापन हुआ। भाई, JA माता, जे से जापान, JA से जापान। ठीक है, और इसका एक और वो मतलब याद रखिएगा, JA माता जो शब्द है इसका मतलब होता है हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद क्रैश, इसको क्रैश कर लीजिएगा, की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण क्या बताया गया है। तो इसको जो जांच की थी वो की थी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक जांच में बताया गया था कि इसका कारण था फ्यूल स्विच कट ऑफ। अभी ये इसकी प्रारंभिक जांच हुई है, आगे भी इसमें और भी जांच होगी, फिर पूरा मामला खुलकर आएगा सामने कि इसमें क्या समस्या थी और कैसे क्या हुआ है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने फिडे वीमेंस वर्ल्ड कप का खिताब 2025 में जीता। तो
देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है फिडे, ठीक है, और इसमें आपको फिडे से आप इसको कर लीजिए फिदा, है ना। तो आप कोई दिव्य पर्सनैलिटी होती है तो आप उसका मुख देखकर आप क्या होते हो, फिदा हो जाते हो, ठीक। दिव्या देश मुख, ठीक है, फिडे से आप फिदा याद रखिएगा। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, जो यह दर्जा पाने वाली चौथी महिला चेस खिलाड़ी हैं। तो यही है दिव्या देशमुख। अब आप 88 से कैसे याद रखेंगे 88वीं ग्रैंड मास्टर, तो आप ऐसा जब मतलब कोई दिव्य आप मुख देख लेते हैं तो आप बार बार हट करने लगते हैं, बार बार आप हट करने लगते हैं कि भाई हमको फिर से जाना है दर्शन करने, मुंह देखने, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा 88वीं ग्रैंड मास्टर। अगला प्रश्न है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है। इसमें एक शब्द आ रहा है महिला और यूरो, महिला यूरो। तो आपने देखी होगी एक मंगल पांडे वगैरह जैसी कई सारी आपने मूवीज़ देखी होंगी जिसमें महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया गया था। फिर जब ये प्लेग वगैरह जब फैला हुआ था 1897 में, तो उस समय चापेकर बंधुओं ने भी इसीलिए गोली मारी थी रैंड और उसकी आयस्ट की, क्योंकि वो लोग मतलब महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि उस समय भाई हमारे देश की महिलाएं रोई, लेकिन अब क्या होगा कि महिला अब यूरो, मतलब अब आप रो। तो आप इससे याद रखिएगा कि इंग्लैंड, ठीक है भाई, जो ब्रिटेन वाले थे वही आके राज करके वही रुला रहे थे, तो महिलाओं को कौन रुला रहा था, इंग्लैंड रुला रहा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने किस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। अब भाई खबर बन रही है, राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर न्यूज़ है, इतनी चर्चा में है, वेदा कृष्णमूर्ति का नाम है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की ही बात हो रही होगी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी किस देश को मिली है। यार देखिए FID में फिर एक वर्ड आ रहा है फिदा। फिदा आप दिल से होते हो, दिल कहाँ है, दिल है दिल्ली में, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली है भारत में। तो बस कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत रहा है 7वें स्थान पर। इसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हमें मिला है। अब इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है गणित ओलंपियाड, यानी कि गणित की बात हो रही है, और सीधी सी बात है कि अगर आप गणित हफ्ते में किसी भी दिन अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आप पास नहीं हो पाएंगे, आपका कमांड उतना नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिस का मतलब होता है संडे से लेकर के सैटरडे तक आपको पूरे हफ्ते के 7 दिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो इनका नाम है दीपिका सेहरावत। कैसे याद रखा जाए, अब हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक, अब आप देखिए जो मैजिक वगैरह जो दिखाने वाले होते हैं वो सर में एक सेहरा टाइप का पहने रहते हैं, ठीक है। अब उसको सेहरा समझ लीजिए, सेहरा जैसा होता है कुछ पगड़ी टाइप का, जो ज़्यादातर जो मतलब बड़े जादूगर होते हैं उन्होंने हमेशा सर में कुछ न कुछ देखिए पहना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मैजिक से बात आ जाएगी तो आप सेहरा को रिलेट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको मैजिक वर्ड मिल जाए वहाँ पे आप सेहरा, और जहाँ सेहरा वर्ड मिल जाए वहाँ पे मैजिक स्किल। जैसे भी आपका प्रश्न आएगा आप इसको उस प्रकार से टैकल करिएगा। क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस टीम के लिए खेलते थे। तो ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जीता है चेल्सी ने। अब ये इंग्लैंड के चेल्सी हैं जो क्लब है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में फ्रांस को इन्होंने हराया था, और फ्रांस के किसको हराया था, सेंट जर्मेन को हराया था।
लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है जो टीम जीतती हैं ऐसे अवार्ड्स उन्हीं के लिए पूछे जाते हैं जो इंटरनेशनल वैसे होते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है? चेल्सी ने। विंबलडन मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। देखिए कैसे इसको याद रखा जाए, जो लड़ेगा मेन सिंगल, विम लड़, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है लड़, अगर कोई लड़ेगा तो मेन सिंगल रह जाएगा, ठीक है, लड़ मेन सिंगल तो क्या हो जाएगा, वो सिनर कहलाएगा, ठीक है। सिन मतलब, सिन का मतलब होता है पाप, तो देखिए जो मेन लड़ेगा, ठीक है, तो वो सिंगल रह जाएगा। सिंगल क्यों रह जाएगा? क्योंकि वो पाप कर रहा है, सिन कर रहा है। भारतीय महिला खिलाड़ियों, एक सेकेंड, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। विंबलडन वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? अब देखिए ये भी लड़ रही थी और वुमेन कैसी रह गई? सिंगल रह गई। क्यों? क्योंकि ये अपने ईगो में रह गई, ईगा से ईगो। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए हल्का सा, ईगा की जगह पे आप लिख दीजिए इसको ईगो, और कोई ईगो में रह के लड़ेगा तो वो क्या रह जाएगा? वो वुमेन सिंगल रह जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, विंबलडन मेंस डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश जोड़ी कौन सी बनी है? तो अब देखिए क्या है कि जो मेंस जो डबल जो मेंस जो है बैठते हैं और वो लड़ाई करते हैं, तो उनमें कब लड़ाई होती है? जब वो ग्लास लेके बैठते हैं, ठीक है। ग्लास मतलब दारू वगैरह लेके बैठेंगे और लड़ेंगे किस लिए? कैश के लिए, मतलब पैसे वैसे की बात को लेकर के लड़ेंगे, हाथ में ग्लास लेकर के। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं आपका वेरोनिका कुदेरमेटोवा और एलिस मैटिस। अब इसको याद कैसे रखा जाए? इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि वुमेन्स में कब लड़ाई होगी? जब देर तक किसी मैटर को, ठीक है, जब देर तक किसी मैटर को खींचेंगी, ठीक है, जब देर तक किसी मैटर को खींचेंगी तो लड़ाई होगी किसमें? दो वुमेन्स में। क्योंकि देखिए वुमेन्स की क्या आदत होती है कि किसी बात को बहुत देर तक जो है खींचते रहना, उस पर बोलते रहना, कमेंट्स करते रहना। तो किसी मैटर को वो क्या करती हैं? बहुत देर तक बहुत लंबे खींचती हैं। और जो मेंस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? हाथ में ग्लास वगैरह लेके और जो भी होता है सामने तुरंत जो है निपटारा कर लेते हैं उसका। अगला प्रश्न है हमारा, 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर जुलाई 2025 में भारत के सबसे तेज़ धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है अनिमेश कुजूर ने। अगला प्रश्न है, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है हरिकृष्णन ए रा। फीफा रैंकिंग में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 133। भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 133। कैसे याद रखा जाए? फीफा से याद रखिए फूफा, और फूफा जी कैसे बोलते हैं? एक फूफा जी ही होते हैं, एक फूफा जी होते हैं जो तीखा तीखा बोलते हैं, फूफा जी होते हैं जो तीखा तीखा बोलते हैं। आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी, इसने किस नीति की जगह ली है? तो इसने राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह ली है। याद कैसे रखा जाए कि 2001, क्योंकि राष्ट्रीय खेल नीति तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये कैसे याद रखा जाए एक? तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देखिए
एक चीज़ थी हमारे पास पहले से, ठीक है, और हमने जो है दूसरी ये नया इसको बनाया दूसरा, तो इस तरीके से हो जाएगा 2001। अस्थाना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में किन महिला खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड जीते हैं, जिससे कुल मेडल की संख्या 11 हो गई है। ये बात कर रहा है अस्थाना की, ठीक है। अब अस्थाना में 3 गोल्ड जीते हैं, अब उसी से रिलेटेड ये पूछ रहा है। अस्थाना है कहाँ? ये है कजाकिस्तान की राजधानी। इनका नाम क्या है? साक्षी, जैस्मीन लंबोरिया और नूपुर, इन तीनों लोगों ने जीते हैं 3 गोल्ड। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत 9.6 लाख फुटबॉल उपलब्ध करवाए, जिसे केंद्र सरकार बच्चों को बांट रही है? तो फीफा वो है भाई खेल संगठन फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा, तो इसी ने इतने लाख फुटबॉल उपलब्ध करवाए हैं जो केंद्र सरकार जिसको बच्चों में बांट रही है। उज चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं आर प्रज्ञानंद। विश्व पुलिस और अग्निशमन की मेजबानी किस राज्य को मिली? तो ये गुजरात है। देखिए अग्नि, अगर आपको कहीं रात गुजारनी है तो अगर अग्नि वगैरह जलती रहती है तो आप आराम से गुजार लेते हैं रात, ठीक है। अग्निशमन हो जाता है तो रात गुजारने में दिक्कत हो जाती है। ये स्टॉप क्लॉक नियम है, इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो ये 60 सेकंड। ये पिछले वाले वीडियो में भी था ये क्वेश्चन। कर्नाटक के मैंगलोर की रेमोना परेरा ने कितने घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये सब बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ये इनका नाम है रेमोना परेरा। कितने घंटे इन्होंने ये करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 170 घंटे। जीपी सॉरी ये जीडी बिल्ला होना चाहिए था, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, जो भी है। जीडी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये वी नारायण को दिया गया है। याद कैसे रखा जाए? देखिए जो बिरला अगर कोई है तो एक वही नारायण है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो ये हैं गीतांजलि श्री। इन्होंने पहले जो है बुकर पुरस्कार जीता था, अब इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है। नाम क्या है इनका? गीतांजलि श्री। श्री भाई ऐसे ही किसी व्यक्ति के नाम के लास्ट में लगेगा जिसने पहले एक बड़ा पुरस्कार जीता हो, तो पहले इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, फिर उसके बाद पेन ट्रांसलेट अवार्ड, तो इतने बड़े बड़े जो अवार्ड जीतेगा उसके नाम के आगे श्री 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 लगता चला जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटीज़ मैजिक्स कि बेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है सुहानी शाह। याद कैसे रखा जाए? देखिए मैजिक्स की बात होती है, सोसाइटी मैजिक्स, इस टाइप से कुछ बात होती है। तो सोसाइटी में मैजिक कब होता है? आप किसी सोसाइटी में जब रहते हैं तो मैजिक आपको तब दिखता है भाई जब कोई आपको कोई सुहानी चीज़ें दिख जाएं, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, सुहानी शाह। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोहिल्लाहला मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला नाम है ब्रेडा रेनॉल्ड्स और दूसरा नाम है केनेडी ओडेडे। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, रेनॉल्ड्स और ये ओडेडे। अब इसको कैसे याद रखा जाए? याद इसको ऐसे रखा जाए कि देखिए सन के लिए, ठीक है, कुछ लाने की बात हो रही है कि ला, हाँ ला, क्या लाना है? रेनॉल्ड का पेन लाना है। कब लाना है? डे में कभी भी ले आओ, ठीक है। ओ भाई डे में कभी भी ले आओ। क्या लेके आना है? सन के लिए लाना है क्या? रेनॉल्ड का पेन, और डे में कभी भी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। अब कलिंग रत्न की बात हो रही है तो भाई देखिए, कोई जो व्यक्ति है जो प्रधान होगा, प्रधान का मतलब मुख्य, उसी को दिया जाएगा। तो ऐसे जो 4 नाम आएंगे उसमें से आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर लीजिएगा, बाकी चीज़ों को और प्रधान को आप आगे कर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो इनका नाम है वर्षा देशपांडे। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाए। देखिए जैसे जब जनसंख्या वगैरह की बात आती है, ठीक है, तो जब तक वर्षा नहीं होगी, ठीक है, तब तक जो हमारी जनसंख्या है उसको जल वगैरह नहीं मिल पाएगा। तो जब जनसंख्या की बात आएगी तो उसके लिए वर्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो जल आपूर्ति हो नहीं पाएगी और लोग मरने लगेंगे। किस देश ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवेटिया मिराबिलिस दिया? तो ये है नामीबिया। अब देखिए मोस्ट एंशिएंट एक वर्ड आ रहा है, इसमें पकड़ लीजिए, और इसमें आ रहा है नामी। तो देखिए जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, जो मोस्ट एंशिएंट होगा वो नामी ज़रूर होगा, ठीक है, और नहीं होगा नामी तो उसको नाम कमवाने के लिए हम लोग उसकी कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से जुलाई 2025 में सम्मानित किया? देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है कॉलर। कॉलर से आप याद रखिएगा झील। अब जैसे बहुत आप उत्साह में होते हैं, जोश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आप जाके किसी का कॉलर पकड़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे कॉलर याद रखिएगा, यहाँ पे आप मोस्ट एंशिएंट से आप याद रखिएगा, जो बहुत प्राचीन होगा उसका नाम जरूर होगा, नामी होगा वो व्यक्ति जरूर। और कॉलर से आप याद रखिएगा कि आप जब झील में होते हैं, जोश में होते हैं, तो आप किसी न किसी का जाके कॉलर पकड़ लेते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा ब्राज़ील। पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया? राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। अब इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए इसमें बात सीधी सीधी से हो रही है महामा, ठीक है, तो माँ मतलब कि कोई महान माँ की बात हो रही है। जो एक महान माँ होती है, कितना भी घना जंगल हो, अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं छोड़ती, ठीक है, अपने बच्चों को सेफ साथ लेके आती है, ठीक है, और या फिर उनकी सेफ्टी के लिए घना जंगल ढूंढती है। जैसे भी समझ में आया वैसे याद कर लेना। पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया? अब ये देखिए इसमें है त्रिनिदाद और टोबैगो, इसका उत्तर है। और प्रश्न क्या पूछा गया है? वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है, कमला प्रसाद बिसेसर ने वहाँ का वो दिया है, नेशनल अवार्ड दिया है। इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए जो प्रसाद वगैरह होता है, कोई विशेष प्रसाद होता है, तो एक बैग तो आप अपने लिए लेके आते हैं, दूसरा बैग किसी और के लिए आप 2 बैग में लेके आते हैं, तो बैग, ठीक है, एक बैग तो अपने लिए लेके आते हैं, दूसरा जो है आप बांटने के लिए लेके आते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लेके आते हैं। किस प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री, इसको आप शास्त्री कर लीजिएगा, और पुरातत्वविद को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है वेदाचलम। कैसे याद रखा जाए? देखिए इसको ऐसे याद रखिए कि पुरातत्वविद की बात हो रही है, पुरालेख शास्त्र की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कि कोई जो आदमी जो वेद का जिसको नॉलेज होगा उसी के लिए है। तो इनका नाम ही था वेदाचलम, जो चलते चलते वेद को जो है पढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा 2026 हॉलीवुड वॉल ऑफ
फेम सम्मान के लिए चुनी गई पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये है दीपिका पादुकोण। अब आपको पता होगा कि हाँ ये शादी वादी इन्होंने सब अपनी बाहर कर ली है, तो आप नहीं 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 सॉरी 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 देखिए आपको जैसे इसको सही लगे आप इसको याद कर लेना, समझ नहीं आ रहा मुझे। दुनिया का सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इनका नाम है यंग हून किम। ठीक है, अब देखिए इनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, आईक्यू बहुत ज़्यादा है तो इनको घमंड हो गया है कि भाई देखो मैं यंग हूँ, है ना, इस टाइप से इनको वो हो गया है, घमंड हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक बताए। तो भारत की रैंक हो गई है 77 और जनवरी में थी 85। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जो हेन वगैरह होती हैं तो आप देखेंगे कि वो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, वो साथ साथ चलती हैं, जैसे कहीं हेन वगैरह होती हैं तो आपने देखा होगा कि वो जब चलती हैं तो वो साथ साथ चलती हैं। बहुत सारी हेन वगैरह जब आप कहीं देखेंगे, कोई वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे दिख जाएगा। तो आपको हेन से आप हेनले याद रखिएगा और 77 से साथ साथ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट पहले भी सिंगापुर था, अभी भी सिंगापुर है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 का 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में पहला पुरस्कार किस शहर को दिया है? तो ये इंदौर को मिला हुआ है। इसमें हमेशा टॉप पे यही सब रहता है। इंदौर तो मतलब कि लंबे समय से टॉप पे है, फिर इंदौर के बाद सूरत वगैरह की रैंकिंग रहती है जनरली। तो आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें इंदौर है, ये बहुत सामान्य सा फैक्ट है, सभी को पता होता है लगभग। फिर इसमें पूछा गया है कि 3 से 10 लाख की आबादी कैटेगरी में किस शहर ने पहला रैंक पाया है? तो ये नोएडा ने पाया है, यूपी में। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2024-25 का 10 लाख आबादी श्रेणी में पहला पुरस्कार किस शहर को दिया है? तो ये मिला है अहमदाबाद को। अब इसमें पूछा गया है कि स्वच्छ शहर अवार्ड, देखिए ये सुपर स्वच्छ लीग है, ठीक है, और ये स्वच्छ शहर अवार्ड है, यही अंतर है दोनों में। तो 3 से 10 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में इसमें मिला है मीरा भाईंदर, ठाणे, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसको मिला है? तो प्रयागराज को मिला है। अभी कुंभ वगैरह था तो आपने देखा ही था कितना स्वच्छ था, क्या था, खैर क्या कहा जाए। बिहार का सबसे साफ शहर, तो सीधी सी बात है राजधानी को ही दिया जाएगा, पटना। उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। हालांकि लखनऊ तो है भी बहुत अच्छा शहर। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक की शुरुआत तक 170 करोड़ पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे घटने लगेगा। तो 2060 में अपने पीक पे पहुंचेगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाए 2060 वाला? ये तो बड़ा भाई टफ है। देखिए इसको ऐसे याद रखा जाए कि जब 60 साल में आप रिटायरमेंट की एज में आते हैं तो आप सबसे मतलब बड़ी पोस्ट पे पहुंचते हैं। जो आपकी पोस्ट होती है वो सबसे बड़ी होती है और वहीं से आप फिर रिटायर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो भारत की जो प्रजनन दर है 2 है। 2 से आप ऐसे याद रखिएगा, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, तो आप इसको 2। अगला प्रश्न है हमारा, हल्क होगन का निधन हो गया है, वो किस लिए जाने जाते थे? तो हल्क से आप याद रखिएगा भाई, कोई हल्क जैसी बॉडी होगी तो कुश्ती के लिए ही जाना जाएगा वो व्यक्ति। वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता वेलिकायु शंकरन अच्युतानंदन का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो आप इसको भाई देखिए, ये केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं
वेलिक्कायु शंकरन अच्युतानंदन। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन स्नर फौजा सिंह का निधन हो गया, वे कितने वर्ष के थे? तो ये थे 114 वर्ष के। तो ये मैराथन, सॉरी यार ये रनर है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या टाइप हो जाता है। तो ये हैं रनर, ठीक है, ये मैराथन रनर रहे हैं। इनका नाम है फौजा सिंह, इनका निधन हो गया है। पूछा गया कितने साल के थे, तो 114 वर्ष के थे ये। अगला प्रश्न है, अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन हो गया है, वह किस भाषा की सिनेमा से जुड़ी थी? तो ये कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, ये सारी जो है सिनेमाओं से जुड़ी हुई थी। कोटा श्रीनिवास राव का निधन हो गया है, वह किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे फिल्मों में एक्टिंग को लेकर के। क्रिकेट अंपायर बिस्मिल्लाह जान शिवनारी का निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो ये थे अफगानिस्तान से। प्रसिद्ध फुटबॉलर पीटर, ये रुफाई हैं, पीटर रुफाई का 4 जुलाई को निधन हो गया है, वह किस देश के लिए खेलते थे? तो वह नाइजीरिया के लिए खेलते थे। अब आप इसको ऐसे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा पीटर, और इसको याद रखिएगा सफाई, जो पहले से टाइप हुआ था। सफाई कौन करता है आपकी? नाई वगैरह करता है, दाढ़ी हो, बाल हो, कुछ भी साफ़ करना है, नाई ही करता है। किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर लगभग 50 लाख डॉलर में बिका? तो ये मंगल ग्रह का टुकड़ा था जो सबसे महंगा बिका हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे? तो ये 20 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर इनमें से कौन से वैज्ञानिक रिसर्च किए? तो इन्होंने सारे वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं। टार्डिग्रेड जो बियर है उसका अध्ययन किया है, मायोजेनेसिस का अध्ययन किया है, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण वहाँ पे हुआ उससे संबंधित अध्ययन किया है, साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया है, सूक्ष्म जीवाल, जितने भी ऑप्शंस आएंगे सारे आप लगा के चले आना उसमें से, ठीक है। किस राज्य ने हाथियों की संख्या के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? अब ये है असम राज्य। कैसे याद किया जाए? देखिए कोई एलिफेंट वगैरह से रिलेटेड कोई वो करेगा काम तो आप बोलेंगे ना यार कि मतलब ऑसम, कितना अच्छा काम इन्होंने किया है, तो ऐसे हो जाएगा आपका असम। एक सेकेंड। बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना अनिवार्य किया? तो ये 43.33। कैसे याद किया जाए भाई? नवीन स्रोतों की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, तो किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो तीर मारने वाला काम इन्होंने किया है ना। अब इन्होंने तीर मारने वाला कार्य किया है, तो अब आप समझ सकते हैं इससे जो ऑप्शन मिल रहा है निकट वो मिल रहा है 43। सी फ्लड प्रणाली क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है? तो सी फ्लड क्या है कि जो बाढ़ वगैरह आती है तो उसका पूर्वानुमान हमें मिल जाएगा इस प्रणाली से, ठीक है। और इसको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, तो बेहतर होगा अगर हमें पहले से चेतावनी वगैरह मिल जाएगी। इसका विकास किसने किया था? इसका विकास किया था सीडैक पुणे ने, सीडैक पुणे। अगला प्रश्न है, परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो ये किया है इन्होंने जनवरी 2026 से। केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया? तो ये इन्होंने किया है आगरा में। याद कैसे किया जाए? अगर आलू पकाना है तो आग की ज़रूरत होगी, इस तरीके से आप याद रखिएगा। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाला कैसे याद रखिएगा? देखिए यार बाइक वगैरह ऐसी चीज़ होती है ना कि इससे मतलब जन इससे अफेक्ट होते हैं, और सीधी सी बात है अगर ईयर पूछा जाएगा तो अगली साल 2026 ही है, और ये चीज़ तुरंत से कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं उसको बनने में समय लगता है और एक रीज़नेबल टाइम इनको देना पड़ेगा 3 से 4 महीने का। किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की? ऐसा कोई भी काम आएगा, बात आएगी बाहर निकलने की, तो आप USA लगा दीजिएगा आँख बंद करके। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री
गीता गोपीनाथ ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो इन्होंने घोषणा की है IMF से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। हमारा उत्तर हो जाएगा IMF। किस इंटरनेशनल कोर्ट ने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये काम कर सकता है, बाकी किसकी हिम्मत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश की महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी वोटिंग में भारत अनुपस्थित रहा? तो ये हो रहा था अफगानिस्तान में। अब इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। जबकि भारत की जो पहली अंतरिम सरकार बनी हुई थी ये 1915 के आसपास में, वो अफ़गानिस्तान में ही बनी हुई थी। एक राजा वो थे महेंद्र प्रताप। अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सब। आज देखिए भाई भारत अनुपस्थित रहा है, तो भाई समय समय की बात है, डिप्लोमेसी में करना पड़ता है ये सब। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? तो जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स की छवि कैसी है भाई? ब्रिक्स भारी होती हैं, तभी तो ट्रैक्टर वगैरह पे लाद के देखा होगा लोग ले जाते हैं, लाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा भारत। और वैसे भी इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे याद होना चाहिए ये। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राज़ील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम बताइए। अधिक समावेशी टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इनका पूरा फोकस है दक्षिण सहयोग पे। किसके लिए? समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए। हाँ भाई, क्यों नहीं। पूरी मार्केट्स वगैरह तो सब इनको यहीं मिल रही हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किन दो देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की? तो ये है कोलंबिया और ये है उज्बेकिस्तान। बैंक से याद रखिएगा, ठीक है, कि बैंक में भी पैसा रहता है, जेब में भी पैसा रहता है। ठीक, बैंक में भी पैसा रहता है, जेब में भी पैसा रहता है। और अगर पैसा नहीं रहता है तो आप कॉल करके बोलते हो किसी को कि भाई पैसा भेजो। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा नवंबर 2025 में? तो ये होगा बेलेम, ब्राज़ील में। कैसे याद रखा जाए? जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है कि जो वेल वगैरह हैं, कुएँ वगैरह हैं, सूख जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, बेलेम। भारत ने किस वर्ष के लिए 33वें UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की उम्मीदवारी का दावा किया हुआ है, जिसका स्वागत ब्रिक्स समिट में हुआ? तो ये 2028 के लिए भारत ने क्या किया हुआ है? जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन के लिए उम्मीदवारी का दावा किया है 2028 वाली के लिए, जिसमें ब्रिक्स समिट में इसका स्वागत भी किया गया। याद कैसे रखा जाए? तो भारत ने क्या किया? भारत ने कहा दो, और कैसे कहा? हट करके कहा। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की उम्मीदवारी का दावा किया, और उम्मीदवारी में क्या कहा कि दो, और कैसे कहा? हट करके कहा। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा 28। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जुलाई 2025 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना? तो ये पाकिस्तान है। पहले ये अस्थायी अध्यक्ष था, अब ये स्थायी अध्यक्ष बन गया है। हालांकि बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है ये, बस थोड़ा सा मन बहलाने के लिए। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नीदरलैंड। कैसे याद किया जाए? कोई नाटा है तो उसको कम ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, नीदरलैंड मतलब लैंड की ज़रूरत लगभग ना के बराबर पड़ेगी। ये प्रश्न भी पिछले वीडियो में मैंने वो कवर किया हुआ है, ये भी पिछले में कवर किया हुआ है। हाँ, किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यानी कि फ़िलिस्तीन को ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर रहे हैं। अब आप देखिएगा क्या होगा। ये इज़राइल, फ़िलिस्तीन, ये सब विवाद चल रहा है ना लगातार, आप देख रहे हैं। तो ये सब फंसाने का काम करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं ये सब फंसाने का काम करते हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का। वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे, और आपस में एक दूसरे को लड़ाएंगे। इससे याद रखिएगा फ्रांस। किस पड़ोसी देश के
60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। तो ये हैं मालदीव। मालदीव से पहले कितना विवाद वगैरह सब कुछ हो रखा था, लेकिन फाइनली ये लोग लाइन पे आ गए हैं और इन्होंने फाइनली पीएम मोदी को ससम्मान बुलाया है। किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहाँ के रक्षा मंत्रालय भवन बना, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से किया? भाई देखिए, इनको लाइन पे तो आना ही था, तो वही इनका रक्षा मंत्रालय भवन बना है भारत के सहयोग से, और ये देश है मालदीव। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मालदीव को कितने रुपए की ऋण सहायता का विस्तार सहित 8 समझौते हुए हैं? तो ये हुआ है 4850 करोड़ रुपए ऋण की बात हुई है। कैसे याद रखोगे? देखो यार, जब इनकी शक्ल देखोगे ना, जो मालदीव के वो हैं राष्ट्र प्रमुख हैं, तो आप उनकी शक्ल देखें तो आपको लगेगा कि हाँ 48-50 साल का आदमी है लगभग। भारतीय पीएम और मालदीव के राष्ट्रपति दोनों देशों के राजनयिक संबंध की कौन सीवीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये 60वीं वो है। साउथ ईस्ट एशिया में किन 2 देशों में जुलाई 2025 में सीमा संघर्ष हिंसक हो गया और एक दूसरे पर रॉकेट व बम गिराए? तो यह थाईलैंड और कंबोडिया। किस हिंदू मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद ने हिंसक सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया है? तो ये प्रीह विहार मंदिर है और ता मुएम थॉम मंदिर। एक सेकेंड, बस 1 सेकेंड का समय दीजिए। हाँ, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने कितने वर्षों बाद चीनी नागरिकों को जुलाई 2025 में पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया? तो ये 5 वर्षों के बाद। भाई पंचवर्षीय योजना पूरी लागू हुई। यहाँ पे भी देखिए 25 आ रहा है, तो यहाँ भी 25, कुछ ऐसा करके अपने दिमाग में इसको रख लीजिए। हफ्ते 10 दिन की बात है, आता है तो ठीक है पेपर में, नहीं आता तो फिर बाकी प्रश्न कोई ना कोई आएगा ही। किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष कर दी गई? अब ये हो गया है ब्रिटेन में। भारत में भी ये लोग यही सब करते थे, कभी सिविल सर्विसेज में 19 साल कर देते थे 21 से घटा के, और अब जो है वोट करने की जो न्यूनतम उम्र है उसको 16 साल कर दिए हैं। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री का नाम? इनका नाम है यूलिया स्विरिडेनको। यूलिया स्विरिडेनको। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है क्रेन, ठीक है, किसी ने कोई क्रेन खरीदा है, उससे पूछा जा रहा है कैसे लिया, तो कह रहा है यूं लिया, ठीक है, कैसे लिया? यूं लिया। कोई पूछ रहा है यू, आपने क्रेन कैसे लिया, तो बता रहे यूं लिया। इस टाइप से इसको याद रखना। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को यूएसए ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए है, TRF। यूएसए ने लंबे समय बाद किस गैर नाटो देश को फिर से हथियार भेजने का फैसला लिया और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्च देगा? तो ये देश है यूक्रेन। यूक्रेन एक गैर नाटो देश है जिसको कि यूएसए हथियार भेजेगा और इसके बदले नाटो इन हथियारों का पूरा खर्च देगा। यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? ये है बुल्गारिया। अब इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है यूरो, मतलब आप रो, क्यों? क्योंकि जो है आपको कोई गरिया दिया है, किसी ने आपको गाली दे दी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये रूस है। दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इनका नाम है जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। देखिए सुरी में एक वर्ड आ रहा है सुर, ठीक है, मतलब बहुत सुर में भाई वो होंगी, सुर में होंगी तो लोगों के मन को अच्छा लगेगा। साइमंस, मंस मतलब लोगों के मन को अच्छा लगेगा।
मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से राजनीतिक पार्टी की घोषणा की? इनकी पार्टी है अमेरिकन पार्टी, बच्चे बच्चे को मालूम है। किस देश की संवैधानिक अदालत ने जुलाई 2025 में वहाँ के प्रधानमंत्री पायंतोग्नात्र शिवनात्रा को निलंबित कर दिया है? भाई ये शिवनात्रा जो है थाईलैंड की थी, आपको मैंने बताया भी था, इसको याद भी करवाया था। थाई से मतलब आपकी थाई, ठीक है, और पाइतो से आपको मैंने वो याद करवाया था पैंट। तो आप जो पैंट वगैरह पहनते हैं तो देखते हैं थाई वगैरह पे टाइट हो जाती है। किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया है, जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? सोचिए 70% आबादी मुस्लिम, जहाँ की हिजाब और अन्य तरीके से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया है। किसी दिन आपको इसका पूरा इतिहास बताऊंगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि यह है कजाकिस्तान। आरबीआई ने जून में 4 क्विंटल सोना खरीदा। इससे इस मंथ तक कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर कितना हो गया है? 879.8 टन हो गया है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत की किस बैंक को 2025 तक के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। देखिए उपभोक्ता बैंक की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा भारत का एसबीआई। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? इसको आप एग्रीमेंट कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, भारत और यूके के बीच कैसा वो हुआ है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत और किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है भारत के साथ, आइसलैंड के साथ, लिechtenstein के साथ, नॉर्वे के साथ, स्विट्ज़रलैंड के साथ। ठीक, अब देखिए कहीं पे आइस होगी तो वहाँ स्वेट तो आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, कहीं आइस होगी तो वहाँ पे आपको स्वेट यानी पसीना तो आएगा ही नहीं। और इसको आप लिechtenstein किसी और तरीके से याद कर लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात में स्थित यह रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो ये है नायरा एनर्जी लिमिटेड की। क्यों लगा दिया है? क्योंकि इन रिफाइनरी में रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की जो हिस्सेदारी थी 49% थी। यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का एक सेकेंड 8वां, दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो, जहाँ के वो हैं कमला प्रसाद बिसेसर। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी? तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य है, यहाँ के 12 किले हैं। वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने अफ्रीका के किन धरोहरों को खतरे में विश्व धरोहर की सूची से हटाया है? तो ये है आपका ये मेडागास्कर का अत्सिननाना के वर्षावन, और मिस्र में ये अबू मेना और ली। एक सेकंड मुझे ये देखने दीजिए। ये हो गया आपके वर्षावन, और ये है मिस्र में आपके अबू मेना, और लीबिया में घसामेस का ओल्ड टाउन। इसको मैं पूरा कर देता हूँ। लीबिया में क्या है आपका? घदामेस का ओल्ड टाउन। ठीक, चलिए हम अपना अगला प्रश्न एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। खतरे में विश्व धरोहर की सूची से हटाया है वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने। तो मेडागास्कर में आत्सिननाना के वर्षावन है,
मिस्र में आबू मेना और लीबिया में गदामेस का ओल्ड टाउन। अब ये आगे आपके डेज हैं सारे। एमएसएमई दिवस हो गया 27 जून को, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हो गया 29 जून को, सांख्यिकी दिवस 29 जून, क्षुद्र ग्रह दिवस हो गया 30 जून, ससंवाद दिवस हो गया आपका 30 जून। और इस प्रकार से आप मतलब ये सारे देख लीजिएगा, ये सारे जो जितने भी डेज दिए हैं उनकी थीम्स दी हुई हैं। और आपका प्रश्न फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी 10 तारीख को आपकी परीक्षा है, 13 के पहले आप एक बार देखिएगा यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।